नमस्ते सभी। इस वीडियो में आप सोचना तेज और धीमा पुस्तक से सभी मुख्य सारांश सीखेंगे। अगर आप अचानक निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखते हैं जिसका आप बाद में पछतावा करते हैं, या अगर आप अक्सर अनिश्चित महसूस करते हैं और आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत समय विलंब करते हैं, तो इस पुस्तक के पाठ्यक्रम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे बेहतर निर्णय लेने में, और ऐसा करने से जीवन बहुत आसान हो जाएगा। सोचना तेज और धीमा हमें यह सिखाती है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। इस पुस्तक के लेखक डेनियल कानेमन मनोविज्ञान के क्षेत्रों के प्रवर्तक हैं जो अर्थशास्त्र के लिए लागू होते हैं। उनके मानव मनोविज्ञान के प्रभाव के विचारों के साथ वे तर्कसंगत विकल्प की दीर्घकालिक प्रबल थ्योरी के खिलाफ चले गए। जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने 4 मुख्य निकास पाए। मैं आपके साथ उन्हें एक एक करके साझा करूंगा। पाठ संख्या 1। हमारा मस्तिष्क विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रणालियों का उपयोग करता है। हमारा मस्तिष्क 2 प्रणालियों के आधार पर काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर। एक का उपयोग तेज सोचने के लिए किया जाता है और दूसरा धीमे सोचने के लिए। सिस्टम 1 सहज और स्वचालित होता है और हम इसका उपयोग तब करते हैं जब हमें तेजी से सोचने की जरूरत होती है, जैसे कि कार चलाते समय या बातचीत में अपनी उम्र को याद करने में। दूसरी ओर सिस्टम 2 समस्या समाधान और संयम के लिए जिम्मेदार होता है। हम इसे तब उपयोग करते हैं जब हमें धीरे धीरे सोचने की जरूरत होती है, जैसे कि गणितीय समस्या को हल करते समय या अपनी टैक्स वापसी को पूरा करते समय। सिस्टम 2 को सर्वश्रेष्ठ रूप से सक्रिय किया जाता है जब हमें ध्यान केंद्रित करने और केंद्रित करने का अवसर और क्षमता होती है, क्योंकि धीमी सोच को जागरूक प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि जब हमारी यह क्षमता कम होती है, उदाहरण के लिए जब हम थके हुए होते हैं या तनाव महसूस करते हैं, तो सिस्टम 1 सहजतापूर्वक कार्य करने लगता है, अक्सर हमारे निर्णय को धुंधला कर देता है। मैं स्वयं आवेगपूर्णता और जल्दबाजी में निर्णय लेने का उत्कृष्ट उदाहरण हूं। इस पुस्तक को पढ़ते समय मैंने यह समझा कि इसका कारण यह था कि मैं हमेशा व्यस्त था और दिन भर में बहुत सारे ब्रेक नहीं लेता था। इसलिए व्यस्त कामकाजी दिनों के दौरान मैं अक्सर विचलित और थका हुआ महसूस करता था, और मैं इसलिए सिस्टम 1 पर निर्भर करता था निर्णय लेने के बजाय सिस्टम 2 का। इस सबक को ध्यान में रखते हुए मैंने दिन भर में अधिक छोटे ब्रेक लेने की प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, जो वास्तव में मेरे काम के परिणामों में भारी सुधार लाया, क्योंकि मेरी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हुई। पाठ संख्या 2। हमारा मस्तिष्क मानसिक शॉर्टकट का उपयोग करता है। निर्णय लेते समय हम स्वचालित रूप से मानसिक शॉर्टकट्स का उपयोग करते हैं। इन मानसिक शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है और ये हमारे सिस्टम 1 की सोच का हिस्सा है। हम मनुष्य ऐसे तार के जोड़े गए हैं कि हमेशा एक समस्या को सुलझाने का सबसे कुशल तरीका ढूंढते हैं। ह्यूरिस्टिक्स निर्णय लेने का मानसिक बोझ कम करते हैं और इसीलिए आपकी सोचने की ऊर्जा कुछ बचा लेते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? खैर, हमारा मस्तिष्क पहले हुए अनुभवों के ज्ञान का उपयोग करता है कुछ समान नई परिस्थितियों में। इसलिए हमें पहिए को फिर से आविष्कार करने की जरूरत नहीं होती। हम अपने पूर्व ज्ञान पर ही चलते हैं। हालांकि ह्यूरिस्टिक्स मददगार हो सकते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे पक्षपात की जड़ भी हो सकते हैं। यह हमें पाठ 3 की ओर ले जाता है। हम अपने सिर में पूर्वाग्रह बनाते हैं। हमारा सिस्टम 1 भोला और पक्षपाती होता है, जबकि हमारा सिस्टम 2 संशयवादी होता है, और हम वास्तव में अपनी आस्थाओं और मूल्यों को आकार देने के लिए दोनों सिस्टमों का उपयोग करते हैं। निर्णय लेते समय हम अक्सर इच्छित परिणाम के समर्थन में साक्ष्य खोजने की खोज करते हैं, बजाय उसके कि हम विरोधी उदाहरणों की खोज करें और सभी विकल्पों का सचमुच अन्वेषण करें। आपने संवर्धन पक्षपात के शब्द का सुना हो सकता है। यह तब उत्पन्न होता है जब आपकी एक मजबूत दृष्टिकोण होती है और आप उसके समर्थन में साक्ष्य खोजते हैं। ये मजबूत आस्था आपको अपनी विश्वास का विरोध करने वाले साक्ष्य को अनदेखा करने या तिरस्कृत करने की दिशा में ले जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अपराध न्याय अन्वेषणों में संवर्धन पक्षपात हुआ है। परिणाम स्वरूप एक संदिग्ध व्यक्ति गलती से दोषी करार दिया जाता है, क्योंकि अन्वेषक उनके अपराधी होने के आश्वासन में थे और केवल उसे समर्थन करने वाले साक्ष्य इकट्ठा किए। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि क्यों आपको सिस्टम 1 की सोच से उत्पन्न पक्षपात से सतर्क रहना चाहिए।
आज के समय में संवर्धन पक्षपात सोशल मीडिया में भी बहुत सामान्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को यथासंभव अधिक समय तक मनोरंजन करना चाहते हैं, इसलिए वे एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं जो उपयोगकर्ताओं के सहमत होने की संभावना वाली जानकारी और पोस्ट प्रदर्शित करते हैं, बजाय उसके कि उन्हें विपरीत दृष्टिकोण दिखाएं। अगर आपने द सोशल डिलेमा देखा है, तो आप जानते होंगे कि इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। कानेमन कई सामान्य पक्षपात और ह्यूरिस्टिक्स का परिचय देते हैं जो खराब निर्णय निर्माण की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहले, एंकरिंग। निर्णय लेते समय लोग अक्सर पहली उपलब्ध जानकारी पर निर्भर करते हैं। इसे एंकरिंग बायस कहते हैं। यहाँ एक साधारण उदाहरण है। जब एक समूह को एक घर की तस्वीर दिखाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या घर में 10,000 ईंटों से अधिक या कम है, तो उनका अनुमान सामान्यतया उस समूह से अधिक होता है जिससे पूछा जाता है कि क्या घर में 5,000 ईंटों से अधिक या कम है। भले ही दोनों समूहों को बाद में ईंटों से घर बनाने के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी मिले, इस पहले उपलब्ध जानकारी का उत्तरों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। फिर एक ऐसा पक्षपात है जिसे प्राइमिंग कहा जाता है। प्राइमिंग तब होता है जब किसी विशेष प्रेरक के कारण मस्तिष्क में तीव्र या मजबूत प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वह प्रेरक या उसके समान किसी प्रेरक को पहले देखा गया होता है। इस तीव्र प्रतिक्रिया के कारण हम उस प्रेरक पर कार्य करने लगते हैं। प्राइमिंग का अक्सर विज्ञापन में उपयोग किया जाता है, जैसे नाइकी अपनी ब्रांडिंग में संपन्नता और गतिविधि की भावनाओं को केंद्रित करती है। वे पेशेवर खिलाड़ियों का प्रचार करते हैं और बस कर दो जैसे नारों का उपयोग करके प्राप्ति और समर्पण को उजागर करते हैं। इस तरह उपभोक्ताओं को एक नए खेल की शुरुआत करते समय नाइकी के उत्पादों के बारे में सोचने की संभावना होती है। यहाँ एक और उदाहरण है जिसे आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा। अगर किसी रेस्तरां में बहुत अधिक इटालियन वाइन हो, तो वे लोगों को खरीदने के लिए रेस्तरां में इटालियन संगीत बजाते हैं। अगले पक्षपात की ओर बढ़ते हैं, उपलब्धता। उपलब्धता पक्षपात का अर्थ है कि हम आमतौर पर उन चीजों की महत्ता या प्रतिनिधित्व का अनुमान अधिक लगाते हैं जो हमें आसानी से दिमाग में आती हैं। उपलब्धता पक्षपात उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है जो सिस्टम 1 द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। मीडिया उपलब्धता पक्षपात के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अगले दिन एक फ्लाइट पकड़नी हो और आपने अभी-अभी खबरों में एक बड़े हवाई हादसे को देखा हो, तो यह आपको अपने हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के अतर्कसंगत भय को उत्पन्न कर सकता है। हम बात करेंगे अंतिम प्रकार के पक्षपात की, जिसे संक कॉस्ट भ्रामकता कहा जाता है। संक कॉस्ट भ्रामकता हमारी प्रवृत्ति का वर्णन करती है। किसी कार्य में अगर हमने पहले ही समय, प्रयास या पैसा लगाया हुआ है, तो उस पर अमल करने की चाहे या न चाहे वर्तमान लागतें लाभों से अधिक हों। हम सब जानते हैं वह दोस्त जिसने अपने साथी द्वारा उचित तरीके से व्यवहार न करने के बावजूद अधिक समय तक रिश्ते में बने रहे। संक कॉस्ट भ्रामकता को ध्यान में रखते हुए यह इतना अजीब नहीं है। उन्होंने शायद उस रिश्ते में बहुत सारा प्रयास डाला हो और वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो प्रयास शायद व्यर्थ हो गया हो। हालांकि यह डर आमतौर पर छोड़ने से अधिक हानिकारक होता है। आपको हमेशा ऐसी चीज से बचना चाहिए जो आपके लिए अब और उपयोगी नहीं है। अंत में हम पाठ संख्या 4 पर पहुंचते हैं, हानि परिहार। हमारे जीवन में कई पसंदों का आधार होता है, किसी संभावनात्मक लाभ या हानि की अपेक्षा पर। उदाहरण के लिए, आप अपने पैसे को किसी बहुत ही संकल्पशील स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं। यह निवेश आपके पैसों की कीमत को 2 गुना या 3 गुना करने की क्षमता रखता है, लेकिन हमेशा एक जोखिम होता है। अगर स्टार्टअप अपेक्षित रूप से प्रदर्शन नहीं करता है, तो आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं। अधिकांश लोग कुछ खोने का डर अधिक होता है बजाय कुछ प्राप्त करने के प्रेरणा के। वे पैसे को खोने का इतना डरते हैं कि वे अधिक पैसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक जोखिम नहीं उठाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि खोने का दर्द लाभ प्राप्त करने की आनंद के लगभग 2 गुना प्रभावशाली होता है। यह सिद्धांत हमने पहले बात की गई संक कॉस्ट भ्रामकता के लिए एक बहुत अच्छी व्याख्या है। हानि परिहार लोगों को अधिक हानि से बचने के लिए, अनावश्यक और अत्यंत जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि यह आमतौर पर सिर्फ स्थितियों को और बदतर बनाता है। इस प्रकार के जोखिम उठाने का अमल अक्सर संचालन योग्य विफलताओं को आपदा में बदल देता है। यह युद्धों में हारते पक्ष द्वारा क्यों वे लंबे समय तक लड़ते रहते हैं,
जबकि विजय पहले से ही विरोधी पक्ष के लिए सुनिश्चित हो चुकी होती है, का भी स्पष्टीकरण करता है। पराजय स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। फिलहाल ये सारांश थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पर समाप्त हो चुका है। मुझे बताएं अगर आपने ये किताब पढ़ी है और इस पर अपने विचार नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।